स्टूडेंट तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं ठीक ही होंगे। तो हम लोग के अप्लाइड फिजिक्स सेकंड का ये आज 6वां लेक्चर है। पहले चैप्टर के बेस पे 5 लेक्चर काफ़ी अच्छे से हो चुके हैं और आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। मुझे आशा है कि उन 5 लेक्चर में आप लोग का कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर और कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं उन डाउट के आपको क्लियर कर पाऊँ। और अगर डाउट समझाने लायक होगा तो मैं कमेंट में उसका जवाब दूंगा। अगर वो थोड़ा बड़ा होगा तो उसके ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो बना के ज़रूर से ज़रूर आप लोग को समझाऊंगा। तो देखो, इस लेक्चर पे जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग तक जल्द से जल्द पहुंच जाए और आप लोग की कोई भी क्लास मिस ना हो, जिससे आप लोग का कोई नुकसान हो सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं ज़रूर कहूँगा, जो बच्चे वीडियो पे जुड़ चुके हैं वो एक बार क्लास को शेयर ज़रूर कर दें ताकि और भी बच्चे जुड़ पाएँ। तो आज का ये लेक्चर हम लोग का 6वां लेक्चर है और आज इसी लेक्चर में हम लोग अपने जो 2-3 टॉपिक है उनको कवर करके ये चैप्टर को समाप्त करेंगे और कल हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। जो दूसरा चैप्टर है वो हम लोग पढ़ेंगे कि उस चैप्टर के बारे में हम लोग अगले दिन जानेंगे। तो आओ हम लोग ज़्यादा ना बात करते हुए अपने चैप्टर पे आते हैं और अपने चैप्टर पे बात करते हैं। तो आओ हम लोग ज़्यादा बात ना करते हुए अपने टॉपिक पे बात करते हैं। तो देखो, जो स्टूडेंट पेन और कॉपी लेकर नहीं बैठे हैं वो कृपया पेन और कॉपी लेकर बैठे, नहीं तो आपको लेक्चर देखने से कुछ नहीं समझ में आएगा जब तक आप लोग नोट नहीं करेंगे। तो आओ हम लोग अपने टॉपिक पे आकर बात करते हैं। जो हम लोग का आज का टॉपिक है वो है मुक्त प्रणोदित तथा अवमंदित दोलन को परिभाषित कीजिए। मुक्त प्रणोदित तथा अवमंदित दोलन को परिभाषित कीजिए। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें जो मुक्त दोलन है वो क्या है। तो हम लोग मुक्त दोलन के ऊपर चर्चा करेंगे। जो हम लोग का मुक्त दोलन है वो क्या है। मुक्त दोलन जब किसी दोलन करने वाले पिंड को उसकी साम्य स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित कर छोड़ दिया जाता है तो पिंड अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर दोलन करने लगता है। जब छोड़ दिया जाता है तो अपने साम्य स्थिति के इधर उधर दोलन करने लगता है। इस अवस्था में पिंड अपनी स्वाभाविक आवृत्ति से दोलन करता है। पिंड के दोलन का आयाम स्थिर रहता है। पिंड के दोलन का जो आयाम होता है वो स्थिर रहता है, यानी कि नियत रहता है, तथा समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है। वो स्थित ही रहता है। अतः जब कोई पिंड बिना किसी बाह्य बल के दोलन करता है तथा उसके आयाम में समय के साथ परिवर्तन ना हो तो इस प्रकार के दोलन को मुक्त दोलन कहते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग उदाहरण के लिए देखेंगे इसका जो उदाहरण है वो क्या है। तो उदाहरण हम लोग देखते हैं क्या है। उदाहरण के लिए सरल लोलक की दोलन गति। इस प्रकार के दोलन में पिंड की कुल ऊर्जा सदैव नियत रहता है, परंतु इस प्रकार के दोलन प्राप्त करना प्रायोगिक दृष्टि से संभव नहीं होता है। इस प्रकार का दोलन प्राप्त करना प्रायोगिक दृष्टि से संभव नहीं होता है। उसके बाद अब हम लोग का जो अगला टॉपिक है वो है प्रणोदित दोलन के बारे में हम लोग समझेंगे। जो हम लोग का प्रणोदित दोलन है वो क्या है। तो आओ हम लोग प्रणोदित दोलन के ऊपर बात करेंगे कि जो हम लोग का प्रणोदित दोलन है वो क्या है। तो प्रणोदित दोलन देखो, जब कोई पिंड अपनी स्वाभाविक आवृत्ति से दोलन ना करके किसी बाह्य बल की आवृत्ति से दोलन करता है तो इस प्रकार के दोलन को प्रणोदित दोलन कहते हैं। उदाहरण के लिए अब हम लोग इसका उदाहरण समझेंगे कि जो इसका उदाहरण है वो क्या है।
तो इसका उदाहरण है वो क्या है, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं, यदि सरल लोलक को हाथ से पकड़कर हम लोग हाथ से पकड़कर दोलन कराया जाए तो यह परलोदित दोलन होगा। यदि हम किसी सरल लोलक को, जैसे कोई सरल लोलक को जब हम लोग हाथ से पकड़ लेते हैं, किसी सरल लोलक हम लोग मान लेते हैं कोई सरल लोलक है, जब हम लोग उसको हाथ से पकड़ के दोलन कराते हैं, जब दोलन कराएंगे, घुमाएंगे, तो वो एक प्रकार का परलोदित दोलन माना जाता है। अब हम लोग का जो अगला टॉपिक है वो है अवमंदित दोलन। तो आओ हम लोग देखते हैं कि जो अवमंदित दोलन है वो क्या है। तो हम लोग अब देखेंगे कि जो हम लोग का अवमंदित दोलन है वो क्या है। अवमंदित दोलन, यदि दोलन करते हुए किसी पिंड का आयाम समय के साथ घटता जाए, यदि दोलन करते हुए किसी पिंड का आयाम समय के साथ घटता जाए तो इस प्रकार के दोलन को अवमंदित दोलन कहते हैं। फिलहाल देखो, एक चीज तो टॉपिक के नाम से ही संभव हो जाता है कि इसके अंदर हम लोग को क्या पढ़ना है। अवमंदित यानी कि बहुत, अवमाने बहुत, मतलब मंदित यानी बहुत धीमा। तो वही चीज़ होती है कि जब हम लोग टॉपिक कुछ पढ़ना शुरू करते हैं तो कुछ चीज़ें हम लोग को तो टॉपिक के बेस पे ही पता हो जाता है कि इस टॉपिक के अंदर हम लोग को क्या चीज़ पढ़ना है। तो इसमें अवमंदित एक बार मैं और पढ़े दे रहा हूँ। यदि दोलन करते हुए किसी पिंड का आयाम समय के साथ घटता जाए तो इस प्रकार के दोलन को अवमंदित दोलन कहते हैं। दोलन करते हुए पिंड को घर्षण बल, शयान बल इत्यादि विरोधी बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यही कारण है कि पिंड की ऊर्जा समय के साथ घटती जाती है। मतलब जो यही कारण है कि पिंड की ऊर्जा समय के साथ घटती जाती है तथा दोलन का आयाम भी घटता जाता है, तथा दोलन का जो आयाम होता है वो भी घटता जाता है। उसके बाद देखते हैं आगे क्या लिखा है। अवमंदन बल का मान माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। जो अवमंदन का मान होता है, अवमंद बल का मान माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। जो अवमंदन बल का मान होता है प्रकृति पर निर्भर करता है। अवमंदन बल दोलन करते हुए मतलब घूमते हुए पिंड के वेग के समानुपाती होता है। यदि किसी क्षण पिंड का वेग भी है तो अवमंदन बल क्या होगा, हम लोग देखते हैं कि जो अवमंदन बल होगा वो क्या होगा। अगर जो पिंड का वेग है वो समानुपाती होगा वेग के, तो देखते हैं क्या होगा। यदि एफ डी प्रोपोर्शनल माइनस बी, अगर एफ डी प्रोपोर्शनल माइनस बी है, यदि एफ डी प्रोपोर्शनल माइनस वी है तो क्या होगा, एफ डी इजकल टू माइनस बी इंटू वी। तो फिलहाल यहाँ तक आप लोग को टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है इसमें। अब जहाँ हम लोग देख लेते हैं जो बी है ये क्या है। जहाँ बी अवमंदन नियतांक है, जहाँ जो बी है वो अवमंदन नियतांक है। अवमंदन नियतांक का मान माध्यम तथा पिंड के आकार व आकार पर निर्भर करता है। तो फिलहाल जो ये टॉपिक है, ये टॉपिक आप लोग को काफ़ी बढ़िया से समझ में आया होगा। इसमें आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग का जो अगला टॉपिक है उस टॉपिक पे अब हम लोग बात करते हैं। जो अगला हम लोग का टॉपिक है, तो आप लोग अगर क्लास में जुड़ चुके हैं तो क्लास को लास्ट तक देखिए। आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीख के जाएंगे, लेकिन आप लोग कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठें ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। और जो बच्चे वीडियो पे नए जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि उनको कोई दिक्कत ना पड़े, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप लोग तक उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके, ताकि आप लोग का कोई भी क्लास मिस ना हो, ताकि जिससे आप लोग का कोई नुकसान हो सके। तो जो अब हम लोग का अगला टॉपिक है वो क्या है,
अनुनाद से क्या तात्पर्य है? अनुनाद से क्या तात्पर्य है? व्याख्या कीजिए। ध्वनि अनुनाद, यांत्रिक अनुनाद तथा विद्युत चुंबकीय अनुनाद के एक उदाहरण दीजिए। ये टॉपिक हमको कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा, इसलिए मैं इस टॉपिक को आप लोग के इस लेक्चर में कवर कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो लेक्चर हो रहा है ये आप लोग का लास्ट लेक्चर है। अगर आप लोग का कोई डाउट अगर रहा तो उस डाउट पे हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे, बट अगर कोई डाउट नहीं रहता है तो हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर कल से शुरू करेंगे। जो हम लोग का अगला चैप्टर है वो हम लोग कल से शुरू करेंगे। बढ़िया, तो आओ हम लोग ज़्यादा बात ना करते हो, अपने टॉपिक पे बात करते हैं। देखो, तो अनुनाद से क्या था, तो पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज अनुनाद, अनुनाद क्या होता है। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि जो अनुनाद है वो क्या है। जब किसी दोलन करने वाली वस्तु पर कोई बाह्य आवृत्ति बल लगाया जाता है। जब किसी दोलन करने वाले वस्तु पर कोई बाह्य आवर्त बल लगाया जाता है तो वस्तु बल की आवृत्ति से प्रलोदित दोलन करने लगती है। यदि बाह्य बल की आवृत्ति वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर इसकी पूर्ण हो तो वस्तु की प्रलोदित दोलन का आयाम बहुत बढ़ जाता है। इस घटना को अनुनाद कहते हैं। जो ये घटना होती है इसको हम लोग अनुनाद कहते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं, बाह्य बल और वस्तु की आवृत्ति में थोड़ा सा ही अंतर होने पर आयाम बहुत कम हो जाता है। स्पष्ट है कि अनुनाद प्रलोदित दोलनों की ही एक विशेष अवस्था है। मतलब इसमें यह कहा गया, बाह्य बल और वस्तु की आवृत्ति में थोड़ा सा ही अंतर है। जो बाह्य बल है और वस्तु की आवृत्ति उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर है। अंतर होने पर आयाम बहुत कम हो जाता है। स्पष्ट है कि अनुनाद प्रलोदित दोलनों की ही एक विशेष अवस्था है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो अनुनाद की व्याख्या है वो क्या है, कि जो अनुनाद की व्याख्या उसको हम लोग देखेंगे। अनुनाद की व्याख्या, जब बाह्य बल की आवृत्ति वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होती है तो दोनों समान कला में कंपन करते हैं। अतः आवर्त बल द्वारा लगाए गए उत्तरोत्तर आवेग वस्तु की ऊर्जा लगातार बढ़ते जाते हैं और वस्तु का आयाम लगातार बढ़ता जाता है। सिद्धांत रूप से वस्तु का आयाम अनंत तक बढ़ता रहना चाहिए, परंतु व्यवहार में दोलन करती हुई वस्तु में वायु के घर्षण तथा ध्वनि विकिरण के कारण ऊर्जा क्षय होता रहता है। दोलन क्षय होता रहता है। यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं, काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं दोलन आयाम बढ़ने के साथ ऊर्जा क्षय भी बढ़ता जाता है। जो ऊर्जा का क्षय होता है वो भी बढ़ता जाता है और एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि बाह्य बल द्वारा प्रतिदोलन दी गई ऊर्जा वस्तु द्वारा प्रतिदोलन में ऊर्जा क्षय के बराबर हो जाती है। इस स्थिति में आयाम को बढ़ना रुक जाता है। इस स्थिति में जो आयाम का बढ़ना होता है वो रुक जाता है। उदाहरण के तौर पे हम लोग देख रहे हैं, जो हम लोग टॉपिक पे चर्चा करने से पहले क्वेश्चन में देखे कि जो हम लोग का ध्वनि अनुनाद है उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि जो ध्वनि अनुनाद के उदाहरण है उसको हम लोग आपका मतलब जो डाउट ना रह जाए इसकी वजह से हम लोग उदाहरण के रूप में इसको क्लियर करेंगे। तो पहला जो है हम लोग का वो है डोरियों में कंपन। अब देखते हैं, यदि समान आवृत्ति की दो डोरियां एक ही बोर्ड पर तनी हो तथा उनमें से एक को कंपित किया जाए तो दूसरा स्वयं कंपन करने लगेगा। फिलहाल देखो, यदि समान आवृत्ति की दो डोरियां एक ही बोर्ड पर तनी हो तथा उनमें से एक को कंपित किया जाए तो दूसरा स्वयं कंपन कर सकते। देखो ये जो डोरियों वाला है ये
इस चीज़ का लैब आप लोग अपने घर पे स्वयं कर सकते हैं। देखिए, एक खंभे में या किसी एक चीज़ में दो डोरियां बांधो और जब आप एक को कंपन कराओगे तो उसमें दोनों कंपन होने लगेगी। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है हम लोग का वो है बर्तन में जल भरना। बर्तन में जल भरना। कांच के एक लंबे जार के मुंह पर किसी स्वारित्र को बजाकर रखने पर एक धीमी ध्वनि सुनाई देती है। जार में पानी भरना शुरू कर देने पर जार के वायु स्तंभ की लंबाई कम होने लगती है एवं एक निश्चित लंबाई पर तेज ध्वनि सुनाई पड़ती है। इसका कारण यह है कि एक निश्चित लंबाई पर वायु स्तंभ की स्वाभाविक आवृत्ति स्वारित्र की आवृत्ति के बराबर हो जाती है और अनुनाद के कारण वायु स्तंभ में बड़े आयाम के कंपन होते हैं जिससे ध्वनि तेज सुनाई देती है। तो देखो, इसमें भी साफ साफ लिखा है, किसी हम कांच के एक बीकर को लेते हैं। मैं फिर से एक बार पढ़ रहा हूँ। कांच के एक लंबे जार के मुंह पर किसी स्वारित्र को बजा कर रखने पर एक धीमी ध्वनि सुनाई देती है। जार में पानी भरना शुरू कर देने पर जार के वायु स्तंभ की लंबाई कम होने लगती है एवं वायु एक निश्चित लंबाई पर तेज ध्वनि सुनाई पड़ती है। इसका कारण यह है कि निश्चित लंबाई पर वायु स्तंभ की स्वाभाविक आवृत्ति स्वारित्र की आवृत्ति के बराबर हो जाती है और अनुनाद के कारण वायु स्तंभ में बड़े आयाम के कंपन होते हैं जिससे ध्वनि तेज सुनाई देती है। किसके कारण सुनाई देती है? अनुनाद के कारण सुनाई देती है। जो ध्वनि होती है वो अनुनाद के कारण वो ध्वनि बहुत तेज सुनाई देती है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है हम लोग का वो क्या है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तीसरा पॉइंट वातावरण के कंपन। जो वातावरण के कंपन है ये क्या है? कान के ऊपर खाली गिलास रखने पर, कान के ऊपर खाली गिलास रखने पर गुनगुन की ध्वनि सुनाई पड़ती है। गुनगुन की ध्वनि सुनाई पड़ती है। इसका कारण यह है कि वातावरण में अनेक प्रकार के कंपन उपस्थित रहते हैं। इन कंपनों में से जिसकी आवृत्ति गिलास के भीतर वायु के स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होती है वायु को अनुदानित करते हैं, अनुनादित करते हैं। जो वायु होते हैं इनको अनुनादित करते हैं। अब जो हम लोग का दूसरा था वो क्या था? यांत्रिक अनुनाद। जो दूसरा था वो था यांत्रिक अनुनाद। अब हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग का यांत्रिक अनुनाद है वो क्या है और यांत्रिक अनुनाद में क्या पढ़ना है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो जो यांत्रिक अनुनाद में पहला चीज़ हमको पढ़ना है वो पढ़ना है सेना का पुल पार करना। फिलहाल एक चीज़ ये होती है, जब सेना लोग पुल पार करते हैं तो उसके बारे में हम देखते हैं क्या इसमें लिखा है। जब सेना किसी पुल को पार करती है तब सैनिक कदम मिलाकर नहीं चलते। एक चीज़ ये होती है, जब सैनिक लोग कहीं भी रहते हैं तो कदम ताल मिला के चलते हैं और जब वो पुल को पार करते हैं तो कदम मिला के नहीं चलते हैं, क्योंकि जब वो कदम मिला के चलेंगे तो पुल टूटने का बहुत ज़्यादा संभव बना रहता है। क्योंकि जैसे जो सेना है वो 1 बटालियन है, 2 बटालियन है, 4 बटालियन है, तो जब वो एक साथ मतलब कदम से कदम मिला के चलेंगे तो जो वो दबाव डालेंगे पुल के ऊपर, वो दबाव उनका बहुत ज़्यादा पुल के ऊपर बन जाएगा और जब वो दबाव बहुत ज़्यादा उनका पुल के ऊपर बन जाएगा तो पुल टूटने का बहुत ज़्यादा चांस रहेगा। तो देखते हैं, जब सेना किसी पुल को पार करती है तब सैनिक कदम मिलाकर नहीं चलते। इसका कारण यह है कि यदि सैनिक के कदमों की आवृत्ति पुल की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाएगी तो पुल में बड़े आयाम के कंपन होने लगेंगे और पुल के टूटने का खतरा हो जाएगा। मतलब वही चीज़ इसमें भी लिखी गई है कि जब वो कदम से कदम मिला के चलेंगे तो पुल टूटने का बहुत ज़्यादा खतरा रहेगा। इसलिए जब भी सैनिक कोई भी पुल को क्रॉस करते हैं तो कदम ताल मिला के वो नहीं चलते हैं। बस यही कारण है कि वो पुल टूटने का खतरा बहुत ज़्यादा बना रहता है। उसके बाद जो तीसरा टॉपिक है हम लोग का वो हम लोग अब पढ़ेंगे। जो हम लोग का तीसरा टॉपिक है वो क्या है, वो है यांत्रिक अनुनाद। तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। अब जो हम लोग रेडियो, इसके बारे में हम लोग देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा है। जो विद्युत अनुनाद
जो विद्युत चुम्बकीय अनुनाद रेडियो, इसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या लिखा है। तो देखते हैं, यह विद्युत अनुनाद का उदाहरण है। विभिन्न प्रसारण केंद्रों से अलग अलग आवृत्तियों पर तरंगे प्रसारित की जाती हैं। रेडियो पर एक एल से सी परिपथ लगाया जाता है। इसमें लगे संधारित्र की धारिता सी बदलने पर एल से सी परिपथ की आवृत्ति T = 1/2π√LC बदल जाती है। जब इस विद्युत परिपथ की आवृत्ति किसी प्रसारण केंद्र की आवृत्ति के बराबर हो जाती है तो विद्युत परिपथ उन तरंगों को ग्रहण कर लेता है और स्टेशन से प्रोग्राम सुनाई देने लगता है। तो फिलहाल ये सब चीज़ जो मैंने आज के इस लेक्चर में डिस्कस किया, आप लोग को काफ़ी बढ़िया से समझ में आया होगा। बट अगर किसी बच्चे को किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत आती है तो वो बच्चा कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करे, ताकि मैं उसके डाउट को क्लियर कर पाऊँ। तो देखिए, जो बच्चे आज के लेक्चर पे नए जुड़े थे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को शेयर भी कर दिया करें, ताकि और भी नए बच्चे जुड़ सकें, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और कहीं ना कहीं वो भी अपने अप्लाइड फिजिक्स सेकंड की तैयारी खूब अच्छे से कर पाएँ। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे अपना समाप्त करेंगे, और आज के लेक्चर में हम लोग अपना पहला चैप्टर को कवर कर लिए। अब जो कल से हम लोग का अगला लेक्चर होगा वो नए चैप्टर पर होगा, नए ऊर्जा के साथ होगा, काफ़ी शानदार होगा। तो आप लोग अपने लेक्चर को डेली लें, ताकि आप लोग की कोई भी क्लास मिस ना हो और आप लोग का कोई भी नुकसान ना हो। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, हम लोग अपने लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला लेक्चर हम लोग का कल से होगा। तो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट।